आप लोगों को आज से 18 महीने पहले घटना याद है जो कन्हैया लाल की हुई थी, टेलर की जो घटना हुई थी उदयपुर के अंदर राजस्थान में? ठीक वैसी ही घटना आज से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई। रीज़न वही, तर्क वही कि हमारे नबी को गलत बोला तो इसीलिए हमने उनका गला उतारने का प्रयास किया और वो बचेगा नहीं। वो वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर डीजीपी सर के पास आई और इंटरव्यू करने का मैंने सोचा कि सर राजस्थान में वैसी घटना घटती है, उत्तर प्रदेश में भी वही घटना घटती है, लेकिन हम जो इन्वेस्टिगेशन और आप ये कहिए कि मतलब घटना के बाद जो आरोपी के साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं हम फर्क देखते हैं। आज राजस्थान में 18 महीने के बाद भी गौज और रियाज खुलेआम घूम रहे हैं, मतलब खुलेआम नहीं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आज भी कन्हैया लाल का परिवार जो है वो ये सोच रहा है कि भाई हमें कब न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में हम देखें तो एनकाउंटर हो गया है, उसके पैर पर गोली भी मार दी गई है जिस शख्स ने कंडक्टर का गला रेतने का प्रयास किया। तो ये जो हम इन्वेस्टिगेशन और ये आप कहिए कि एक्शन के ऊपर जो हम ये देखते हैं दोनों ही स्टेट के अंदर, तो इन सब मुद्दों पर हम आज बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सर विक्रम सर के पास आए हैं और सर से जानेंगे जो लेफ्ट मीडिया कहती है और जो लेफ्ट के पत्रकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज एनकाउंटर का राज चल रहा है, क्या सच में वैसा है या फिर ये जरूरी था उन आरोपियों को सबक सिखाने के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले मैं सर ये सवाल पूछूंगी कि आपने वो वीडियो देखा जिसमें वो शख्स बार बार इस बात को कह रहा है कि मैंने उसका गला रेत दिया और वो बचेगा नहीं, योगी और मोदी का होगा राज लेकिन हमारे दिल पे हमारे नबी का राज है। आपने वो वीडियो देखा सर? अर्चना नमस्कार, मैंने उस वीडियो को कम से कम 20 बार देखा है और उसकी एक एक शब्द, उसकी भाव भंगिमा को अच्छी तरीके से उसकी एनालिसिस की है और मेरे कुछ निष्कर्ष है। ये व्यक्ति सामान्य नहीं है, ये व्यक्ति लारिब हाशमी मुझे सामान्य नहीं लगता है। इसकी जो मनोदशा है या नशा करने का अभ्यस्त है या दोनों है, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। मेरा पुलिसकर्मी से ये परामर्श होगा, विवेचना में इस चीज का जरूर इस पे गौर करें क्या कि ये नशे आदि का तो आदि नहीं है, क्योंकि इसकी भाव भंगिमा बिल्कुल ही असाधारण, एबनॉर्मल और असामान्य है। जी सर, तो वो उस वीडियो में बार बार कह रहा है कि होगा मोदी योगी का राज लेकिन हमारे दिल पर नबी का राज है। तो मैं यहाँ पर ना एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाती हूँ, जब ओवैसी साहब ने कहा था यूपी इलेक्शन के समय में कि मोदी पर्वतों में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, फिर आप लोगों को कौन बचाएगा। तो क्या ये जो स्टेटमेंट्स ये लोग पब्लिक उसमें देते हैं, तो क्या इन लोगों को और ये जो मंचले हैं जिनको कहा जाए कि मतलब अपने धर्म को लेके इतना कट्टर, इनको और प्रोत्साहन देता है ऐसे स्टेटमेंट्स? ओवैसी और इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना लोग ये समझ लें, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक न केवल आदरणीय योगी जी और मोदी जी की सुरक्षा कवच के बीच में है, बल्कि उनके द्वारा जो प्रेरणा दी गई है उससे वो सक्षम है। आज एक एक भारतवासी 1.25 करोड़ से ज्यादा के बराबर है। कोई गलतफहमी अगर पाली हो आपने कि 15 मिनट के लिए फोर्स और पुलिस हटा दीजिए, हम देख लेंगे, अब वक्त आ गया है कौन किसको देखेगा। मैं चुनौती वाली बातें नहीं करता हूं, वो गैर जिम्मेदाराना होती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कौन किसको देखेगा। जरा सोच समझ करके आप अपनी विचारधारा, जीवन लक्ष्य बनाइएगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं जो इस तरीके की चुनौती की भाषा करते हैं। वो जमाने चले गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब प्रत्येक भारतवासी एक योद्धा है। अभी तो आपने इजराइल में देखा है, पहले आप चढ़ बैठे, हमने फिर कहा पीठ में चाकू कोई भी मार सकता है, लेकिन चाकू मारने के बाद जब आपकी दुर्गत होगी, जब मारे जाएंगे, दौड़ाए जाएंगे, तो देसी पिल्ले की तरह जब आप केके करके गली कूचे में घुसेंगे तब कहेंगे अरे उत्पीड़न हो रहा है, अरे शोषण हो रहा है। तो आपने जब हत्याकांड बलात्कार किया था तब आपने नहीं सोचा था कि आप बीन बीन करके मारे जाएंगे। और जब आप मारे जा रहे हैं तो आपको कवर फायर देने वाले, स्लीपर सेल वाले, मूक दर्शक नहीं, मूक सहमति देने वाले आप देखें, न कन्हैया लाल के बारे में, न उमेश कोल्हे के बारे में, जो अमरावती में जिसका इसी प्रकार हत्या हुई थी पिछले वर्ष 21 जून 2022 को। और इस केस में भी आज तक किसी भी छदम सेकुलर्स का कोई बयान आज तक नहीं आया है। इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा वातावरण जो है नफरत का बन गया है। तो क्या फ्रांस में जब 137 मारे गए 2015 में, वहां तो बीजेपी आरएसएस नहीं थी जी। लंदन में 2019 में जब उस्मान खान पाकिस्तान वाले उन्होंने 3 का कत्ल किया था, उनको तो
बेचारे उनका अभिनंदन करने गए थे, उसने चाकू निकाल करके मारना शुरू कर दिया। वहां तो बीजेपी नहीं थी जी। इस तरीके से अगर आप कहीं पर भी देख लें, फ्रांस में एक महिला को पुलिस ने गोली मारी बॉडी कैम पहन करके, ये 31 अक्टूबर की बात है तात्कालिक, वहां तो बीजेपी नहीं है। तो जो जहां पर कौन है, जहां हर जगह ये उग्रवाद हो रहा है, ये मेरे सवाल में ही उत्तर छुपा हुआ है। मैं कहना नहीं चाहूंगा, समस्या आपके अंदर ही है, और समस्या को देखें, क्यों नहीं आप उसका निराकरण कर रहे हैं। जी, अब उत्तर प्रदेश में सर मैं आती हूँ तो हम ये देखते हैं, चाहे लड़की का दुपट्टा खींचा जाए या फिर वैसा अगर अगर अपराध सामने आता है तो भी इनकाउंटर, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो भी इनकाउंटर। तो जो लोग हैं वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज इनकाउंटर राज चल रहा है। आपने तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा दी है कई साल, तो आप क्या कहेंगे, सच में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर राज आ गया है, या फिर वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के अपराधी, उनको टैकल करने का तरीका ही यही है? ये जो तर्क दे रहे हैं अर्चना जी, ये वो लोग दे रहे हैं जिनको एक खास विशेष प्रकार के अपराधियों के प्रति दिल में बड़ी वेदना और पीड़ा है। गोली अपराधी को लगती है, लेकिन खून और आंसू उनके बहते हैं। ऐसी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, पीड़ा पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती है, दर्द और रुदाली गैंग यहां रोहट शुरू हो जाती है, छाती ये पीटने लगते हैं। आप ये देखें, ये एक तरीके का गिरोहबंद एक अभियान। आपने अगर मुठभेड़ की अगर आप बात करती हैं तो मेरे कार्यकाल में चली जाइए, चंबल घाटी में रोज 10-15 मारे डेली मारे जाते थे। पैर में और घुटने में गोली नहीं लगती थी। चीर घर जिसको माचुरी कहते हैं, वहां पर भीड़ लगी रहती थी लोगों की। कितने आज डाकू मारे गए। जो चाय वाले वहां दुकान लगाते थे, कहते थे कि आज तो लगता है दुकान नहीं चलेगी। आज कम से कम अभी तक 1 ही 2 लाशें आई हैं एनकाउंटर की। जब 15-20 लाशें आ जाती थी तब कहते थे कि आज चाय वाले की दुकान चलेगी। एनकाउंटर राज वो था। ये बड़ा शराफत का है, और कानून की परिधि में रहते हुए ये कार्रवाई हो रही है। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके धारा 96 से लेके धारा 104 आईपीसी तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। अगर कोई मुझे या किसी अन्य को जान या माल का आक्रमण कर रहा है तो अपने या दूसरे के बचाव के लिए न्यूनतम बल प्रयोग करके हम उसको निष्क्रिय कर सकते हैं। मैं तो यूपी पुलिस को बहुत बधाई दूंगा, जिन्होंने बड़े जब्त से काम लिया और घुटने पे गोली मारी, क्योंकि हमारा प्रशिक्षण होता है जी कि मिनिमम फोर्स और कमर के नीचे जिससे कोई वाइटल पार्ट न करे। इंग्लैंड की पुलिस तो बड़ी प्रबुद्ध है, बड़ी मानवाधिकारियों से उत्प्रेरित है जी। लेकिन वहां पर जब पिछले ये नवंबर को जब उस्मान खान को मारा था, उस्मान खान पकड़ गए थे, उनको खींचा और तब लंदन पुलिस ने उनको मारा था और 5 गोली लगी थी उस्मान खान को जी। हिंदुस्तान में अब तक ऐसा हुआ होता तब तक तो बवेला कट गया होता। अरे साहब, जात एक विशेष का के ऊपर अत्याचार तो देख लीजिए। हाँ, मैंने एक रिपोर्टर के सर बयान को सुना, मतलब जानी मानी पत्रकार हैं वो कह रही हैं, वो राजस्थान में कवरेज कर रही थी और वो एक नेता का इंटरव्यू कर रही थी, तो वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में तो खास मजहब के लोगों के ऊपर उत्पीड़न का राज चल रहा है। मैं आपकी बातों में मैं वही कह रहा हूं ना, इनका एक नैरेटिव है। इनका पहले आक्रमण करो, हत्याकांड करो, बलात्कार करो, उसके बाद जब दौड़ा के मारे जाओगे तब तुम ये कहते हो। मैं तो यूपी पुलिस से कहता हूं कि आपको कमर से नीचे मारने का जो हम लोगों की ड्रिल है वो राइटर्स के लिए है। जैसे बच्ची हो, महिला हो जी, हम कुछ नहीं करते हैं, हम मतलब पुलिस। अगर आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में एक वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर किसी महिला ने थूक दिया था, उस पुलिस अधिकारी ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल शांत खड़ा रहा जी। लोग, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, वर्दी भी फाड़ देते हैं, कुछ नहीं करती है। दंगा होता है तो पहले रबर बुलेट, वाटर कैनन, टीयर गैस और जो भी बल प्रयोग होता है कमर के नीचे होता है। लेकिन चंबल घाटी में हत्यारों, आतताइयों, बलवाइयों के ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है जो लंदन पुलिस ने दिखा दी। उस्मान खान को हालांकि गिरफ्त में आ गए थे तब भी मार दिए गए। हमारा जी, हमारा कानून इसकी इजाजत तो नहीं देता है, और न मैं चाहता हूं कि हम मोसाद की तरह 5 गोली छाती में, खोपड़ी में मार दें जी। लेकिन अगर आतताई है, हत्यारा है और हत्या का वेपन है उसके पास, और आपको अपनी और औरों के बचाव के लिए गोली चलानी है, तो कमर से नीचे मारने की अनिवार्यता नहीं है, 2 आंखों के बीच में। तीसरा बटन याद रखिएगा, तीसरा बटन जी हाँ, और तीसरा बटन वाइटल पार्ट पे न रहे बांस न बजे बांसुरी। उदारता उनको दिखाई जाती है जो उदारता के पात्र हों, जो पेशेवर हत्यारे हैं, जो कह रहे हैं कि हम लाशों का ढेर लगा देंगे। उनका इलाज दूसरा होना चाहिए। जैसे हो देवता वैसा होता है पूजन।
तो आप इस कार्रवाई को मतलब बिल्कुल सही मानते हैं? एकदम यही तरीका है हैंडल करने का? 200%। मैं तो कह रहा हूं अगर मैं वहां होता तो गोली की नाल और गोली की दिशा कहीं और होती। तो क्या राजस्थान पुलिस को अभी भी सबक लेना चाहिए उत्तर प्रदेश की पुलिस से? मैं एक परामर्श आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा जी। इस तरीके का जब हत्याकांड होता है तो हॉट परस्यूट होनी चाहिए। ये क्या होता है सर? हॉट परस्यूट, मौके पे दौड़ा करके, जैसे यूपी पुलिस ने किया था, दौड़ा करके गिरफ्तार करें। मुठभेड़ नहीं होती है, जो कि संभव नहीं कि हर जगह हो। गिरफ्तार कर लीजिए, खूब पूछताछ कीजिए, उसके अपने लाभ हैं, जिंदा पकड़े जाने के बहुत लाभ हैं जी। और बहुत पूछताछ कीजिए आखिर उनके दिमाग की ये दशा दुर्दशा किसने की, किस कारण से की। वो तो मुझे बताया गया है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक, इनसे ये बहुत प्रभावित थे। ये जो कल जो घटना परसों घटना हुई है प्रयागराज की, इन मौलाना की जो तहरीक है 2015 की बनी हुई है। ये इलेक्शन लड़े थे, इनको केवल 20 लाख वोट पूरे मिले और एक भी सीट नहीं जीते। तो ये खोटे सिक्के, चले हुए कारतूस, बेपेंदी के लोटे जब पाकिस्तान में ही नहीं चल पाए, इनके जूठन चाटने के लिए हमारे यहां लोग मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों की मनोदशा, इनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, इनकी क्रियाकलाप, उसके ऊपर तो जांच करेंगे कि नहीं करेंगे? उनसे पूछताछ होगी कि नहीं होगी? पूछताछ होनी चाहिए। मान लीजिए जिंदा पकड़ लिया, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है हिंदुस्तान में, अब तक ऐसे 4 ही केस हुए हैं। कन्हैया लाल, दूसरा उमेश कोहले, तीसरा मंजूनाथ बेंगलुरु, चौथा ये अटैक हुआ है विश्वकर्मा के ऊपर, हरिकेश विश्वकर्मा के। मैं ये चाहूंगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये है। तो इसमें 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबसे अच्छा अधिवक्ता प्रोसिक्यूशन सुनिश्चित करके इनको फांसी की सजा 30 दिन के अंदर जरूर करवा लें। अगर इनकाउंटर में नहीं मारे जाते हैं जी, तो 30 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत इनको फांसी तो दिलवा ही सकते हैं और दिलवाना चाहिए। राजस्थान ने पहले भी किया है कि एक बलात्कारी को 30 दिन के अंदर सजा करवाई है। कब सर? ये पुरानी बात हो गई है, बलात्कार का केस था, 30 दिन उन्होंने 7 दिन के अंदर कराई थी। 7 दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन, कन्विक्शन दोनों कराया था। तो अगर बलात्कार में हो सकता है तो गला काटने में भी हो सकता है, होना चाहिए। उसका तो वीडियो वायरल है, मतलब सामने सामने उसने वीडियो बनाया काटने के बाद, लेकिन फिर भी अभी वो जेल के अंदर है। एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही। पहले तो ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए, राजस्थान पुलिस ने, अब उनका तुर्रा क्या है? अब देखिए हमारे यहाँ किस चीज को कितने हल्के में लेते हैं। एक पत्रकार है, बड़े जागरूक पत्रकार हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी माने जाते हैं भारत में। उन्होंने कहा लगता है कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, कन्हैया लाल की हत्या को लेकर के वो वोट मांग रहे हैं। तो कन्हैया लाल की हत्या को लेकर वोट नहीं मांगेंगे तो क्या तुम्हारी काली कमीज और काले कर्मों को लेकर के वोट मांगेंगे? पत्रकार महोदय, कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे भारत को झकझोर दिया था और जिसका अंतर्मन हिला ना हो वो भारतीय होने योग्य नहीं है। कवर फायर जिनको देना है और जो मूक सहमति नहीं, जो बिल्कुल एक तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं हत्यारों को, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। कन्हैया लाल, न राजनीति मेरा विषय है, न कन्हैया लाल से मेरी कोई रिश्तेदारी है जी। लेकिन कन्हैया लाल, उमेश कोहले और मंजूनाथ की हत्या ने हम सबको झकझोर दिया। आपके लिए छोटा मुद्दा हो सकता है पत्रकार महोदय, बुद्धिजीवी जी, आप दरअसल जैसे कहते हैं ना, किसी रजनीश ने एक बार कहा था, इस तरीके के पत्रकार उन्हीं आवारा पशुओं की तरह, कुत्ते हैं की तरह हैं जो जूठे पत्तल चाटते हैं। मैं, ये शब्द मेरे नहीं है, ये ओशो के हैं, मैं कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपको सोचना होगा कि आपका लोभ और आपकी कुंसित मानसिकता आपको किस तरफ ले जा रही है। सर, आपने अभी एक मौलाना का जिक्र किया, शायद ये पाकिस्तान के मौलाना है। पाकिस्तान के मौलाना। और ये जो लड़के का जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका लारेब, क्या नाम है सर उसका? लारेब हाशमी। लारेब हाशमी। इसकी अगर आप लैंग्वेज भी देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज नहीं है, ये पूर्वांचल की लैंग्वेज ये लड़का नहीं बोल रहा है। इसकी मुझे थोड़े से सिंधी टच जो है इसके लैंग्वेज में मुझे लग रहा है, जो पंजाब और सिंध का जो इलाका है पाकिस्तान की तरफ, वैसा मुझे इसका लैंग्वेज का टच लग रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का वहीं का हो, या फिर कुछ ऐसी कोई संभावना आपको लगती है? इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि आपने जिस मौलाना की बात की है ये वहीं के हैं, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जी। ये साहब वहीं के हैं, नॉर्थ वेस्ट के। तो जब किसी की हम वीडियो बहुत सुनेंगे, जैसे बीबीसी अगर हम बहुत देखेंगे तो मेरे इंग्लिश का उच्चारण भी वैसे ही हो जाएगा। अच्छा। इसी तरीके से अगर हम उस तरीके की चीजें ज्यादा देखेंगे, सिंधी, पश्तो या पंजाबी का पुट जिसमें होगा, तो हमारा भी उच्चारण वैसे ही हो जाएगा।
हमारा भी लेकिन एक उच्चारण एक्सेंट आता है ना सर, मतलब अगर मान लीजिए वो प्रयागराज का है, पूर्वांचल का है, तो उसका वो एक्सेंट वो आना चाहिए। वो एक्सेंट मुझे उसके लैंग्वेज में नहीं दिखाई नहीं, वो तो देखिए जब डायलॉग रटे रटा डायलॉग बोलेगा, ऐसा नहीं कि उसने इतना बड़ा काम किया है तो डायलॉग रटे नहीं होंगे। पूरी तैयारी के साथ जाना, पूरी डायलॉग तैयार करना, उसके बाद वीडियो बना करके उसको अपलोड करना, इस पूरी प्लानिंग के तहत जब आपने डायलॉग बनाए थे तो आपने उच्चारण भी माने न माने। जैसे अभी तोते की बात है, एक तोता थाने में पड़ा, एक तोता गुरुकुल में पड़ा। दोनों तोते जब मिले तो एक मंत्रोच्चारण कर रहा था और एक गाली गलौज कर रहा था। तो जैसी सोहबत रहती है ऑनलाइन, या जैसी सोहबत रहती है उस तरीके की भाव भंगिमा उच्चारण आ जाता है। लेकिन एक चीज अर्चना आपने गौर नहीं की कि इन हजरत के लरेब हाशमी साहब के जो भाव भंगिमा थी, बात करें हम मोदी से नहीं डरते हैं, हम योगी से नहीं डरते हैं, आपकी बोटी तो कांप रही है, मुंह से आवाज निकल नहीं रही है। कंपन ने माना कि आप दौड़ रहे थे, वही तो कह रहे हैं। अभी आप आईसीयू में 4 पाइप लगे हैं आपके अंदर, और मुगालता ये कि कल हम मैराथन दौड़ेंगे। और मैंने अर्चना बहुत चरमपंथियों को, पाकिस्तान ट्रेंड आईएसआई एजेंट को खूब इंट्रोगेट किया है। जब पहले दिन साक्षात्कार होता है तो बिल्कुल इन्हीं की तरह भाव भंगिमा, लंबी चौड़ी हाँकने की बातें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम किसी से नहीं डरते हैं। लेकिन 24 घंटे में जब मादक पदार्थों का असर कम होने लगता है तब वो कहते हैं कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मैं घर जा पाऊंगा? उनका इसका उत्तर तो अब बाद में बताया जाएगा। कितना तुम ताउन करते हो तफ्तीश में, इस पे देखेंगे जी। 48 घंटे बाद वो आंख से अश्रुधारा नहीं रुकती है। और आखिरी दिन अंकिल जी किसी हाल हमें छोड़ दीजिए, मैं दोबारा, मैं कसम खाता हूं, मैं उनसे कोई ऐब नहीं होगा, मुझे गलत रास्ते पे आप नहीं देखेंगे। तो हमें लगता है कोई नशा पाती जो करके आते हैं उसका असर 72 घंटे रहता है। भाव भंगिमा पहले दिन दहाड़ दे वाली। तो वो बीटेक का स्टूडेंट है सर, पहले साल का है, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, और 20 साल उसकी उम्र बताई जाती है। तो 20 साल का तो कहा जाए तो बड़ी इम्प्रेशनेबल एज होती है। बड़े जल्दी आदमी अच्छी चीजें पकड़ता है, गलत चीजें पकड़ता है। और मतलब ये कि अगर आप सोसाइटी में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि जी मुसलमान तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अनपढ़ जो मुसलमान होते हैं वो ऐसे, जो मेरे कैमरा भी चला रहे हैं आकाश, उनका ये सवाल था सर। वो कह रहे थे कि जो अनपढ़ होते हैं, क्योंकि वो शिक्षा से दूर होते हैं, तो वो इस वजह से वो कट्टरपंथी जो है वो उनके अंदर आ जाती है। लेकिन ये जो लड़का है, इसने बीटेक का फर्स्ट ईयर का ये स्टूडेंट है, लेकिन ये पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी ऐसी कट्टरता। तो अब क्या सोचते हैं, मतलब क्या है आपका नजरिया क्या है सर? मतलब हमारा नजरिया ये है, ये बिल्कुल भ्रम फैलाने की स्थिति है। जैसे ने कहते हैं ये अलतकैया कि साहब गरीबी की वजह से, अनपढ़ की, जो मठ पे गोरखपुर में महाराज के जिसने हमला किया था वो तो मुंबई आईआईटी का पास आउट था जी। एएमयू के जो लड़के इधर उधर कर रहे थे वो तो उसमें कोई एलएलबी था, कोई एमबीए का छात्र था, कोई पीएचडी का छात्र था। ये अनपढ़ कहे जाएंगे? हिंदुस्तान की प्रीमियर यूनिवर्सिटी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई इंजीनियर साहब हैं, कोई कानून जानते हैं, आप कह रहे हैं हम अनपढ़ हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देख लीजिए, अमेरिका में एक वो पोस्ट डॉक्टरल वर्क करके मोहतरमा वहां पर पकड़ी गई चरमपंथी गतिविधियों में, वो तो पोस्ट डॉक्टरल वर्क कर रही थी। इसी तरीके से उस्मान खां पाकिस्तान वाले जो मार दिए गए, वो भी बहुत बड़े पढ़ने लिखने में ठीक ही ठाक थे। तो ये कह देना कि नहीं सबसे नाख्वादा, अनपढ़ और गरीब, ऐसा नहीं है। जो श्रीलंका में चरमपंथी हमला हुआ था न्यूजीलैंड की घटना के बाद, उसमें तो मालूम पड़ा कि बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ था उसकी फंडिंग में, बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ था। तो ये कह देना पैसा माली हालात नहीं। और आपने ये देखा होगा कि हरिकेश विश्वकर्मा की घटना को हुए कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। कन्हैया लाल को एक भी उदारवादी तथा कथित उस लेवल का पत्तल चोर पत्रकार ने कोई भर्त्सना निंदा का कोई शब्द आया? और मैं तो आप लोगों को दोष देता हूं कि जो पंडितों मौलानाओं को 2-2 कौड़ी की जिंदगी, वैसे तो कुछ थी ही नहीं औकात, आपने तो उनकी लॉटरी लगवा दी। 2 रुपए का गेंदे का माला गले में डाल करके चले आते हैं आप लोगों के स्टूडियो में और व्याख्यान और विद्वता की बातें करते हैं, जिनकी कौड़ी के 3 पूंछ नहीं थी, आज वो दे रहे हैं। लेकिन उनका कहना क्या है, निंदा भर्त्सना नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि हाँ हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर नफरत का माहौल है। नफरत का माहौल क्यों है?
इस पर कोई बात नहीं करते। इस पे कोई बात नहीं करते। और बताते करते हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला दिया। तो मैंने बताया कि लंदन में उस्मान खान जी जहां पर उनकी प्रेम आलाप किया था, वहां तो बीजेपी और आरएसएस नहीं थी। बीजेपी आरएसएस फ्रांस में 137 लोग मारे गए, वहां तो बीजेपी आरएसएस नहीं थी। और हमास ने जाके इजराइल में किया, वहां भी बीजेपी आरएसएस नहीं थी। तो ये सोच है, ये क्या चीज कॉमन है? जो चीज कॉमन है उस तरफ जरा चोर बत्ती रोशनी डालिए वहां पर डालिए। सर एक मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या इस लड़के ने ये जो घटना उत्तर प्रदेश में की, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी उत्तर प्रदेश में करके? इसने दरअसल रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, बहुत बड़ी आत्मघात कर दिया। रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, वाकई रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। इसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। अब इसके घर, इसके माली हालात, इसके दोस्त अहबाब, इसको कहते हैं भृगु संहिता। भृगु संहिता में नाम सामान्य ज्योतिष में तो आपके वर्तमान और आपके जन्म की बात का पूछते हैं। भृगु संहिता आपके 7 जन्म पहले के और 7 जन्म आगे का पूरा लेखा जोखा बताती है। अब पुलिस की दृष्टिकोण से इनकी भृगु संहिता बनेगी। अब इनके कहाँ लोग गए, कितनी बार पाकिस्तान गए, बांग्लादेश आए, पाकिस्तान वाले कितनी बार, पूरी हिस्ट्री खंगाली जाएगी। कायदे से सीटी स्कैन और एमआरआई होगा और उसके बाद कायदे से विवेचना होगी और जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन। जी सर, आखिरी सवाल पूछूंगी कि जैसे ये एक्शन जो लिया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, तो ये सोसाइटी के ऊपर जो ऐसे ही मानसिकता के लोग जो होंगे, मतलब ये इस लड़के की मानसिकता के लोग होंगे, क्या असर डालेगा उनके ऊपर ये एक्शन? पहली चीज, उत्तर प्रदेश पुलिस का हमारा आपका कोई दुश्मन नहीं है जी, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। लेकिन बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है और ये बात लागू होती है हिंदू पे, मुसलमान पे, हमारे पे, आप पे, हमारे परिवारों पे। कोई भी जिसने कानून की परिधि पार की है उसके परिणाम और कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। और ऐसे प्रकरण में जैसे यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया, गिरफ्तार होगा, मैं फिर यही कहूंगा कि इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जो कि उत्तर प्रदेश में नजीर बने और लोग थर्रा जाएं। जी तभी जो है शायद उत्तर प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर की इतनी तारीफ, सर आप मतलब सरप्राइज होंगे, मैं भी राजस्थान में थी, वहाँ पर भी योगी मॉडल की ये सब वहाँ पर मांग कर रहे थे। मतलब इतना लोग जो है वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को इतना पसंद कर रहे हैं। शायद यही एक कारण आपको लगता है सर कि ये कारण है जो योगी जी को आज प्रधानमंत्री की लोग मांग कर रहे हैं? योगी जी एक ब्रांड बन चुके हैं। पिछले 6 साल में योगी जी एक साधु थे, एक प्रशासक थे। इन 6 सालों में योगी जी ब्रांड बन गए। आपने तो यही कहा राजस्थान में। मैं आपको पूरे भारत के कितने स्टेट्स का बता दूं, पंजाब में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में जहां पे है, और विदेश में बता दूं। विदेश में भी 6 कंट्रीज में जानता हूं जहां योगी जी की मांग हो रही है। योगी जी की मांग, जहां फ्रांस और कनाडा और इंग्लैंड नंबर 1, ये 3 तो मैं बता दूं जहां पे, क्योंकि मैं जाता रहता हूं जी, मिलता रहता हूं। कहते हैं साहब यहाँ भी योगी जी ऐसा अगर शीर्ष नेता आ जाए तो ये सब सुधर जाएंगे जो चरमपंथी हैं। भगवाधारी की डिमांड मतलब हर जगह हो रही है, सर्वत्र, केवल भारत में नहीं, सर्वत्र योगी जी भी एक ब्रांड हो गए हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने अपना कीमती समय, मैं 10 मिनट लेट भी आपके पास आई थी, आपने मुझे कीमती समय दिया। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें से आप निष्कर्ष निकालिएगा कि मतलब क्या इन लोगों में सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो कॉमन है इन सभी के अंदर, जो ये मतलब धार्मिक कट्टरपंथी, इसको सर आप आपराधिक घटना मानेंगे या फिर एक धार्मिक कट्टरपंथी का ये एक उदाहरण है? ये आखिरी सवाल, फिर उसके बाद वीडियो का समापन कर देंगे। अर्चना, ये केवल सामान्य अपराध नहीं। सामान्य अपराध ये होता, कहीं मतभेद हुआ, अगर सिर्फ पैसे की बातचीत होती तो थप्पड़ गाली गलौज से समाप्त हो जाती, या बहुत होता तो कोई चाकू मार देता। लेकिन इसमें न सिर्फ इसने गला काटा, धार्मिक उन्माद के नारे लगाए, उसका वीडियो बना के अपलोड किया जी, और निर्वाचित मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनौती दी। इसलिए ये सामान्य नहीं, ये धार्मिक उन्माद से ओतप्रोत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी विवेचना अब एनआईए को जरूर सुपुर्द की जानी चाहिए। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।